आज हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी तक आप कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जान रहे थे और उसके आधार पर आपने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट के सेकंड वीडियो में। आज हम उसी कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डील करेंगे। तो मेरा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। कूलम्ब्स लॉ जब भी एप्लीकेबल होगा तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये कूलम्ब्स लॉ डील करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर फिगर में देखिए, जैसे फर्स्ट फिगर में ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना। दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ऑलवेज अलोंग दिस लाइन, जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। जैसे दोनों सेम नेचर का है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जैसे मान लीजिए 1 ने 2 पे लगाया तो मैंने 2 पे टेल को रखा, 2 पे फोर्स लग रहा है तो मैंने 2 पे टेल को रखा, और 1 ने 2 को रिपेल किया तो इसी लाइन को यहाँ पे टेल रख करके मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये हो गया F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इन द सेम वे 2 के द्वारा 1 पर फोर्स लगेगा, तो 1 पर फोर्स लगेगा तो फोर्स का टेल 1 पर रखा, और 2 1 को रिपेल करेगा तो टेल को 1 पर रख करके इसी लाइन को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस के अलोंग लग रहा है। बात आई समझ में। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले कंसीडर कीजिए 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला फोर्स, तो 2 पर मैंने टेल को रखा और 1 2 को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन इसी लाइन के लॉन्ग होगा, जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वैसे ही 2 1 को अट्रैक्ट करेगा तो टेल को 1 पे रखा और इस लाइन के लॉन्ग उस फोर्स को मैंने एग्जीक्यूट किया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि अपोजिट है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर, और इस पर जो फोर्स लग रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट। यहाँ भी वही बात है ना। तो अगर हम एक्सप्रेस करें दोनों फोर्स के बीच में एक रिलेशन, तो आप लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12, है ना। कहने का मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। जब बात फोर्स के मैग्नीट्यूड की आती है, कॉमन मैग्नीट्यूड की, चाहे इसका मैग्नीट्यूड हो चाहे इसका मैग्नीट्यूड हो, दोनों इक्वल है, तो F बराबर आप पहले ही पढ़ चुके हैं एयर मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। R का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। और अब इसी कूलम्ब्स लॉ को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसी कूलम्ब्स लॉ को हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर ए पर आपका पहला चार्ज है Q1 और इस पॉइंट बी पर आपका दूसरा चार्ज है Q2। क्लियर है। Q1 एंड Q2 आर द 2 चार्जेस एट ए एंड बी। ठीक है, Q1 एंड Q2 Q1 and Q2 are 2 charges
are two charges at A and B, A और B पर। क्लियर है? थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए Q1 और Q2 सेम साइन का है ना, सेम नेचर का है, सेम साइन का है। फॉर द टाइम बिंग let Q1 and Q2 are of same sign, ये दोनों सेम साइन का है। तो आप जानते हैं दो नंबर अगर सेम साइन का हो तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी Q1 इंटू Q2 इसका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जो मॉड आप लगाते हो, मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2, मॉड ब्रेक कर जाएगा और डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2, ठीक है ना। चूंकि Q1 इंटू Q2 का साइन पॉजिटिव है, मॉड डायरेक्टली हट गया और आपने लिख दिया Q1 इंटू Q2। क्लियर है? अब A और B के बीच का डिस्टेंस अगर आप मान लें R के बराबर है ना। आप किसी एक फोर्स को कंसीडर कीजिए, मान लीजिए हम ये निकालना चाहते हैं B पर फोर्स A के द्वारा, तो टेल B पर रखा गया, जैसा कुछ देर पहले डिस्कस किया गया था, टेल को B पर रखा। फोर्स ऑलवेज एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, है ना। तो B पर टेल को रखा और दोनों सेम साइन का है, तो A B को रिपेल करेगा। इसका मतलब B पर टेल को रख करके A B को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये हो गया FBA वेक्टर, यानी फोर्स ऑन B ड्यू टू A। आप चाहें तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, है ना। कोई एक हम आपको डील कर देंगे, दूसरा उसी पैटर्न से आप समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑन B ड्यू टू A। FBA वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A का। तो FBA मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम में मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 लेते थे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैंने माना कि दोनों का साइन सेम है, तो मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 अब बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो अपॉन R स्क्वायर, अपॉन कितना R स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ यू हैव टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, समझ गए। तो वेक्टर फॉर्म में आप जानते हैं अगर किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करना हो तो आप जानते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। ये ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग ए वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। यहाँ पे ए कैप इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। और सभी को पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो आपको इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना होगा, इस डायरेक्शन में। बात फॉलो किए? तो वो वर्कआउट कैसे किया जाएगा वो देखिए आप। जैसे यहां देखिए इस केस में फोर्स का डायरेक्शन A टू B है, A टू B आप देख सकते हैं। FBA का आप एरो देखिए तो A से B की तरफ, क्लियर है। तो आप ले लेंगे R कैप, है ना, यूनिट वेक्टर। R कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग AB वेक्टर। दैट मीन्स AB वेक्टर का मतलब होगा, जैसे देखिए AB वेक्टर यहां नीचे प्लॉट कर दिया। AB वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, है ना। ये AB वेक्टर की मीनिंग हुई, AB वेक्टर की पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, है ना। AB वेक्टर का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, और उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर आपको लेना है ना। इसको आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर
ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसी के लॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर लिया गया आर कैप। क्या लिया गया? आर कैप। बात फॉलो किए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? ये बताइए कि आर कैप की वैल्यू क्या होगी। तो यूनिट वेक्टर अगर निकालना होता है तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। तो आर कैप बराबर हो जाएगा आर बी ए वेक्टर बटा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। ये जो आर बी ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। चलिए आर कैप मालूम हो गया। अब आप एफ बी ए को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप एफ बी ए को वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विथ रेस्पेक्ट टू ए, यहां अगर दिख नहीं रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू ए। आइए देखिए बाबू, now FBA vector can be expressed as FBA vector is equal to, चलिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। देना है आर कैप लिखा। आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग आर बी ए वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो आर कैप की वैल्यू पुट कीजिए, ये वाला। तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप की वैल्यू आर बी ए वेक्टर बाई आर, बाई कितना? आर, और आर स्क्वायर इंटू आर, यहां पे आर क्यूब बन जाएगा। देखिए जब यहां पे यूनिट वेक्टर है तो यहां पे आर स्क्वायर है, और जब यहां पे एक्चुअल पोजीशन वेक्टर है बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे आर क्यूब हो जाएगा। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर बी ए वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना। अच्छा याद कैसे रखना है कि यहां पर किसका पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में। तो ये देख लें कि बी पर फोर्स लग रहा है ए के द्वारा, है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और यहां पर है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। दिस इज द एक्चुअल वेक्टर फॉर्म, है ना, ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर है? देखिए नाम रिलैक्स होके लिखिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यूब, है ना, मल्टीप्लाइड बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी जिस पर फोर्स लगा उसका पोजीशन वेक्टर, जो फोर्स लगाया उसके रेस्पेक्ट में, जिस पर फोर्स लगा उसका पोजीशन वेक्टर, और जिसने फोर्स लगाया उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? मतलब तब ए बन जाएगा रेफरेंस पॉइंट, और आपको बी का पोजीशन वेक्टर लेना होगा ए के रेस्पेक्ट में। आप लोग कहोगे सर मैग्नीट्यूड में तो आर स्क्वायर होता है, अभी भी आर स्क्वायर होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो इसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा, और आर क्यूब को कैंसिल करके नीचे में आर स्क्वायर बच जाएगा। नीचे में क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? और इन द सेम वे आप चाहें तो अब आप फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिख सकते हैं। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यूब इंटू, अब फोर्स ए पर लग रहा है तो ए का पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में, ए का पोजीशन वेक्टर
सॉरी, ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में ये मल्टीप्लाई करना होगा, ए का पोजीशन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? और हाँ, वेक्टर फॉर्म में जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो यहां पर Q1 और Q2 अपने अलजेब्रिक साइन के साथ होगा। Q1 और Q2 जो होगा वो अपने अलजेब्रिक साइन के साथ होगा। क्लियर है? इन दिस वेक्टर एक्सप्रेशन, in this vector expression Q1 and Q2 are with their algebraic sign, अपने algebraic sign के साथ होगा। क्लियर है? are with their algebraic sign। ठीक है? तो यही है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बाबू? चलिए नोट डाउन कर लें। आगे जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड।